सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 11वीं कक्षा की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। प्रश्न बैंक का भाग 1 और 2 आप पहले ही देख चुके हैं, तो इस तीसरे भाग में हम आगे के पाठों के प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पाठ डायरी लिखने की कला के प्रश्न। तो उसका पहला प्रश्न बनता है, डायरी क्या है? उत्तर होगा, डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज होता है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत को स्मरण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो डायरी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की छपी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालनी चाहिए। और दूसरा है, डायरी में औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। इसे इस तरह लिखा जाता है जैसे हम अपने किसी मित्र से बात कर रहे हों। अगला प्रश्न, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसके द्वारा व कब लिखी गई? तो यह डायरी जर्मनी में जन्मी एनी फ्रैंक के द्वारा डच भाषा में 1942 से 1944 के बीच में लिखी गई, जबकि नीदरलैंड में नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए वह छिपते छिपाते घूम रही थी, तब उसने ये डायरी लिखी थी। तो इसमें इन्हीं दो पंक्तियों में कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं। एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में। और डायरी लिखने वाली है एनी फ्रैंक, और उसकी भाषा कौन सी थी? डच भाषा। कब लिखी उसने? 42 से 44 के बीच में। कहाँ पर लिखी? नीदरलैंड में। और क्यों लिखी? नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए छिपते हुए लिखी। अगला प्रश्न, एक साहित्यकार की डायरी व पैरों में पंख बांधकर किसके द्वारा लिखित डायरियां हैं? एक साहित्यकार की डायरी तो है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी हुई, और पैरों में पंख बांधकर लिखी राम वृक्ष बेनीपुरी ने। अगला प्रश्न, रूस में 25 मास किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक व शेयर भी करना है। चलिए अगले पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं, जो कि है इसमें कथा और पटकथा। इसका पहला प्रश्न बनता है, पटकथा से आप क्या समझते हैं? इसके स्रोत कौन से होते हैं? पटकथा यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी। अतः पटकथा कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा है। इसके स्रोत हमारी जिंदगी, हमारी कोई घटना या फिर इतिहास या किसी सच्चे किस्से या साहित्य की कोई भी अन्य विधा भी हो सकती है। तो मतलब कहीं से भी ली गई कथा को पर्दे के अनुरूप ढाल देना पटकथा कहलाएगा, और इसलिए इसके स्रोत भी कहीं से भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर है? तो नाटक के दृश्य लंबे होते हैं और फिल्म की पटकथा के छोटे। नाटक के घटनास्थल सीमित होते हैं, जबकि फिल्म के लिए असीमित। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जबकि फिल्म की पटकथा सजीव नहीं। अगला, नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है, जबकि फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। आगे है, फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड क्या है? फ्लैशबैक पता चल रहा है पीछे का, यानी वह तकनीक जिसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाए। और फ्लैश फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बोलते हैं आगे का, तो भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले ही दिखा देना।
तो फ्लैश बैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों युक्तियों का प्रयोग करने के बाद हमें वर्तमान में आना जरूरी होता है। अगला है पटकथा की मूल इकाई क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। अगला, पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका क्या है। तो वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा का प्रारूप बना बनाया आता है, टेम्पलेट कहते हैं जिसको, वे वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। तो सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी प्रस्तुत करता है। भले ही इन्हें मानना ना मानना यह लेखक की इच्छा पर निर्भर होता है। अगला जो पाठ है कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया, उससे संबंधित पहला प्रश्न बनता है टिप्पण क्या है। इसका उद्देश्य व प्रकार लिखें। तो किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मत, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। और टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है। टिप्पण को ही नोटिंग भी कहते हैं। टिप्पण का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। और आगे पूछा गया था इसके प्रकार क्या हैं। टिप्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण और अधिकारी स्तर पर टिप्पण। अगला प्रश्न, आनुषंगिक टिप्पण किसे कहते हैं। सहायक टिप्पण को संबंधित अधिकारी को जब भेजा जाता है तो अगर संबंधित अधिकारी उस टिप्पण से सहमत होता है तो टिप्पण के नीचे केवल हस्ताक्षर कर देता है अथवा मैं उपर्युक्त टिप्पणी से सहमत हूँ इतना ही लिखता है। टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत आनुषंगिक टिप्पणी कहलाता है। अगला प्रश्न है स्मरण पत्र अथवा अनुस्मारक रिमाइंडर किसे कहा जाता है। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। इसका प्रारूप तो औपचारिक पत्र की तरह होता है पर आकार छोटा होता है। अगला प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। जब सरकारी पत्र लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो या परामर्श लेना चाहता हो तब लिखे जाने वाले पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र में मैत्री भाव व अनौपचारिकता का पुट होता है। अगला, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज से आप क्या समझते हैं। किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा किसी विषय या बैठक में लिए गए निर्णय को प्रेस के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाना प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज कहलाता है। अगला प्रश्न है परिपत्र या सर्कुलर किसे कहते हैं। सरकारी या निजी संस्थान में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करना परिपत्र या फिर सर्कुलर कहलाता है। तो अगले पाठ के प्रश्न शुरू होते हैं। जो पाठ है कार्यसूची, कार्यवृत्त और प्रतिवेदन से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न, कार्यसूची किसे कहते हैं। विभिन्न संस्थाओं और कार्यालयों में विभिन्न विषयों में विचार विमर्श के लिए बैठक प्रारंभ होने से पहले विचारणीय मुद्दों की एक क्रमवार सूची बनाने को कार्यसूची या फिर एजेंडा कहते हैं। और कार्यवृत्त क्या है। जैसे कार्यसूची पहले बनती है, कार्यवृत्त बाद में दिया जाता है। तो क्या है, कार्यसूची में दिए गए विचारणीय मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श एवं निर्णय ही कार्यवृत्त है। यानी कार्यसूची में कार्य होने से पहले, बैठक होने से पहले सूची तैयार की जाएगी कि क्या क्या काम किए जाएंगे। और कार्यवृत्त में बैठक के बाद, विचार विमर्श के बाद, निर्णय लेने के बाद यह ध्यान दिया जाता है कि क्या क्या कार्य हुए। तो उनका ब्यौरा, कार्यों का ब्यौरा ही कार्यवृत्त है। अगला, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। प्रतिवेदन स्पष्ट हो रहा है, प्रति और वेदन, जिसमें प्रति उपसर्ग है और विद धातु है। तो इसका अर्थ है सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। इस प्रकार प्रतिवेदन से अभिप्राय बनता है अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा। अगला प्रश्न, प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए।
रिपोर्ट का अर्थ सामान्य विवरण से है, जैसे जांच के बाद मरीज की रिपोर्ट। प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य योजना इत्यादि का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण है, जो कि लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कार्य विशेष की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही विभिन्न आंकड़ों आदि के माध्यम से निष्कर्ष, सुझाव और संस्तुतियां भी दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो प्रतिवेदन लेखन के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक तो रूपरेखा पहले बनानी चाहिए। दूसरा, तथ्यों का संकलन करना चाहिए। तीसरा, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए। विचारों की प्रामाणिकता होनी चाहिए। विषय केंद्रित अध्ययन होना चाहिए। सही निर्णय लिया जाए और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रख करके ही अच्छा प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है। और अगला प्रश्न बनता है, स्ववृत्त से आप क्या समझते हैं? स्ववृत्त, स्व यानी अपना, वृत्त माने ब्यौरा। तो स्ववृत्त से अभिप्राय है अपने बारे में विवरण देने से। यह एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। तो इसी के साथ ही सभी प्रमुख प्रश्न समाप्त हुए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, और साथ ही लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया या आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।